हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया पर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आपको ऑलरेडी हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिर वो इकोनॉमिक्स हो, ओसीएम हो 12th स्टैंडर्ड का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और वीडियोस लगातार लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक और चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। दोस्तों, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। दोस्तों, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर होता है लेन देन सिक्योरिटीज का, बिल्स का, बॉन्ड्स का। दोस्तों, ये एक मार्केट ऐसा मार्केट है जो फाइनेंशियल सिस्टम को संभालता है। देश की इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंस का, और ये फाइनेंशियल सिस्टम इन्हीं मार्केट से चलता है। चलिए दोस्तों, एक क्विक रिकैप के साथ आज आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई चीजें जानते हैं इन्हीं मार्केट्स के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था मनी मार्केट होता क्या है एग्जैक्टली और कैसा उसका नेचर है। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम में मनी मार्केट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। जी हां दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़े तो मनी मार्केट का रुख किया जाता है। यहां पर आपको हाईली लिक्विड ऐसे असेट्स मिल जाते हैं जिनको दे करके आप शॉर्ट टर्म फंड्स अपने वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी, यानी जल्दी से पैसा मिल जाए, कुछ समय के लिए आप वर्किंग कैपिटल आप चला सकें, और शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं वो यहां से कलेक्ट किए जा सकते हैं। दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें नियर मनी कहा जाता है क्योंकि ये मनी के वर्थ हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको देकर आपको पैसे मिल सकते हैं। इनकी गारंटी, इनकी हाईली लिक्विड नेचर की वजह से इन्हें नियर मनी कहा जाता है। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड, लेस रिस्की एंड इजिली मार्केटेबल विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन अ 1 ईयर। जी हाँ दोस्तों, तो ये है मनी मार्केट। दोस्तों, अगर बात करें मनी मार्केट की तो ये डाइकोटॉमस है, यानी दो सेक्टर्स में बटा हुआ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडिया के अंदर दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण बैंक आरबीआई यानी हमारे देश का एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात की, उसके फंक्शंस को जाना। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ऑर्गेनाइज सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स के रोल को जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करें तो द मनी मार्केट इन इंडिया इज डाइकोटोमस बाय नेचर। इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज वेल एज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूड्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एपेक्स बैंक है, जो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करती है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कई छोटे डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिजीनियस बैंकर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, यहां पर मनी लेंडर्स भी हैं दोस्तों, और अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी यहां पर काम करते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है दोस्तों। मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में मनी मार्केट के सेंटर्स हैं, लेकिन मुंबई का बहुत एक्टिव है और ये ओनली एक्टिव मनी मार्केट सेंटर है इंडिया में। फिलहाल मनी यहां से फ्लो करती है अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। तो दोस्तों, चलिए आज हम दूसरे अहम हिस्से की बात करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स। जी हां दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आरबीआई के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आरबीआई के अंडर काम करने वाली सभी बैंक्स होती हैं कमर्शियल बैंक्स, उसके गाइडलाइंस पर चलने वाली बैंक्स होती हैं कमर्शियल बैंक्स। जिनसे हम डायरेक्टली डील करते हैं वो बैंक्स होती हैं कमर्शियल बैंक। ये जो हमारे आसपास हम जहां खाता खुलवा कर पैसे डिपॉजिट करते हैं या जिनसे लोन वगैरह लेते हैं वो होती हैं कमर्शियल बैंक्स। एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, ऐसी कई नामों की बैंक आपने देखी होंगी दोस्तों, आपके अकाउंट भी उसमें होंगे। ये बैंक्स जो हैं दोस्तों कमर्शियल बैंक्स हैं और इनका भी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम टू ब्रिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टुगेदर। जी हां, सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को
एक साथ लाने में एक कड़ी की तरह, एक लिंक की तरह एक्ट करने वाली बैंक होती है कमर्शियल बैंक। दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लोग मुनाफे के लिए काम करते हैं, फाइनेंस देते हैं, कहीं ना कहीं ब्याज जो है इनको मिलता है लेंडिंग के लिए, और इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं ये डिपॉजिट्स और फिर ग्रांट करते हैं लोन। यही इनका प्राइमरी फंक्शन होता है दोस्तों। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड एलोकेटिंग देम इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी जमा ये लोग करते हैं, आम लोगों से सेविंग्स इकट्ठा करते हैं और फिर उसी को मोबिलाइज करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट भी करते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ scheduled commercial banks and non-scheduled commercial banks. Scheduled commercial banks are those included in second schedule of Reserve Bank of India, that is Act 1934. In terms of ownership and function, commercial banks in India can be classified into 4 categories. 4 श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स गांव खेड़े के अंदर, इसके अलावा फॉरेन बैंक्स जो फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादातर डील करती हों। ये 4 कैटेगरीज हैं हमारी कमर्शियल बैंक्स की। तो दोस्तों चलिए आज कमर्शियल बैंक्स को और बारीकी से जानते हैं। मनी मार्केट में इनका जो फंक्शन है, इनके जो रेगुलर रूटीन कामकाज हैं, उस पर नजर डाल देते हैं। जी हां दोस्तों, अगर हम शुरुआत करें डेफिनेशन से तो बहुत ज्यादा डिटेल में आप समझ पाएंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कहा गया है कि बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग for the purpose of lending. Banking means accepting for the purpose of lending, accepting for the purpose of lending, accepting for the purpose of lending, यानी हम ले रहे हैं डिपॉजिट एज अ बैंक, लेकिन हम वापस देंगे और उस पर ब्याज हमें मिलेगा। तो यही होगा हमारा काम और यही बैंकों का काम है दोस्तों। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। यानी दोस्तों हमारा ही पैसा है, हमने बैंकों में डिपॉजिट किया है सेविंग के लिए, बचत करने के लिए, हमें जब चाहिए तब मिलेगा। विड्रॉ भी हम कर सकते हैं ऑन डिमांड चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से वगैरह हम ले सकते हैं वो पैसा, लेकिन जब तक उनके पास है वो भी उसे यूज करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। यही होता है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रोफेसर केन क्रॉस की बात करें तो वो कहते हैं अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, अ डीलर इन लोन्स एंड डेट्स। जी हाँ दोस्तों, डीलर इन लोन्स एंड डेट्स, क्योंकि मेन प्राइमरी फंक्शन अगर कमर्शियल बैंक्स का देखें ना तो वो यही है दोस्तों। मेन काम ही बैंकों का ये है कि वो डिपॉजिट आम आदमी से लेते हैं सेविंग के तौर पर रूप में और वो लेंड करते हैं नीडी लोगों को, बोरोवर्स को लोन्स देते हैं ब्याज दरों पर। तो इसी से उनका काम धंधा चलता है। कमर्शियल बैंक्स का यही काम है कि वो लोन्स और डेट्स में डील करें। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं आज के इस वीडियो में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जी हाँ दोस्तों, 4 महत्वपूर्ण फंक्शंस हम इस टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। ये 4 फंक्शंस में 2 तो ऑलरेडी आपको मैंने अभी अभी बताए, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स और प्रोवाइडिंग लोन्स, यानी ये 2 तो महत्वपूर्ण फंक्शन है। इसके अलावा और 2 फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जी हाँ दोस्तों, फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जिसमें ये कमर्शियल बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स कर लेते हैं, टाइम डिपॉजिट्स लेते हैं और फिक्स डिपॉजिट्स के रूप में पैसे एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा वो लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। दे प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अलावा एंजिलरी फंक्शंस, कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हैं, फैसिलिटीज हैं जो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण क्रेडिट क्रिएशन का काम भी कमर्शियल बैंक्स करती हैं। चलिए दोस्तों, इन हर एक फंक्शन को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की, तो दोस्तों डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का, क्योंकि वो डिपॉजिट लेंगे, हमसे एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो वो लेंड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डिपॉजिट्स कॉन्स्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ फंड्स। उनके पास फंड्स आएंगे कहां से? तो डिपॉजिट से आएंगे, और इसीलिए दे आर द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर कमर्शियल बैंक्स। सेविंग्स लीड टू द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट्स। हमारी सेविंग से ही क्रिएशन होता है डिपॉजिट का। दे आर कैटेगराइज्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। जी हां दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट ये समझ लेते हैं हम बारीकी से। अगर बात करूं मैं डिमांड डिपॉजिट्स की, तो जो विड्रॉएबल ऑन डिमांड है,
जो विड्रॉवेबल ऑन डिमांड है, जो विड्रॉवेबल ऑन डिमांड है, उन्हें हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। डिपॉजिट दैट आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, जब चाहिए तब निकाल सकते हैं, एटीएम स्वाइप कर सकते हैं, चेक से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जब चाहिए तब हम ले सकते हैं जो पैसा, उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट्स दैट आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। दे आर इन फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। या दोस्तों, हमारे सबके सेविंग अकाउंट्स होते हैं, यूजुअली बड़े बिजनेस हाउसेस के करंट अकाउंट होते हैं, और इन दोनों अकाउंट्स के अंदर जो बिजनेसमैन पैसा डालता है या जो आम आदमी इंडिविजुअल पैसा डालता है, वो यही सोचकर डालता है कि कुछ सेविंग करे और जब जरूरत पड़े तब उसे निकाल ले और इस्तेमाल भी कर सके। तो ऐसे पैसे को हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। चलिए बारीकी से समझते हैं सबसे पहले करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट इज यूजुअली ओपन बाय बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रियल हाउसेस, ट्रस्ट एक्सेट्रा। बड़े जो बिजनेसमैन उद्योगपति होते हैं वो यूजुअली करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। दे आर प्रोवाइडेड विथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिलअप्स वगैरह में कई बार पूछा जा चुका है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे मिलती है? याद रखिए, करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट का मतलब भी समझ लीजिए दोस्तों, जितना है उससे ज्यादा, जितना है उससे ज्यादा, यानी ओवर द ड्राफ्ट यू हैव। आपके अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे कम भी हैं तो आपको एक फैसिलिटी मिली है ओवरड्राफ्ट की, तो आप थोड़ा सा ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बदले में बैंक आपसे ब्याज ले लेगी। ओवरड्राफ्ट मींस विड्रॉवल इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस इन द अकाउंट। ये होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट। इसके अलावा सेविंग्स की बात करें तो ये आम आदमी का सेविंग्स अकाउंट होता है, जैसे इंडिविजुअल्स का, हमारा सैलरीड पर्सन का सेविंग्स अकाउंट, और ऑपरेटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली द सैलरीड क्लास, स्मॉल ट्रेडर्स एक्सेट्रा, हु विश टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम विद द बैंक। तो हम सेविंग्स के रूप में ही यहां पर सेविंग अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रकार के डिपॉजिट की, तो बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये एक्सेप्ट करती हैं टाइम डिपॉजिट्स। अब ये टाइम डिपॉजिट क्या है? जैसा हमने देखा दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट में दे आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड। टाइम डिपॉजिट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैच्योर होती हैं और फिर तभी ही आप वो पैसा ले सकते हैं। जैसे आपके पास कई ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जहां पर आपको रिकरिंग या फिक्स्ड जैसे डिपॉजिट्स के बारे में आपने सुना होगा। हम कुछ वर्ष के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए हम पैसा डिपॉजिट करते हैं और उतने साल हो जाने के बाद हमें वो पैसा रिटर्न मिलता है, थोड़ा सा ब्याज हमें उसके ऊपर मिलता है, जिससे हमारे को फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, एफडी के बारे में आपने सुना होगा। यही होता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट दोस्तों, जहां आप पैसे कुछ सालों के लिए बैंकों में जमा कराते हैं और कुछ सालों के बाद वो पीरियड जब खत्म हो जाता है तो ब्याज के साथ आपको बैंक वो पैसे लौटा देती है। टाइम डिपॉजिट्स के अंडर ही ये बात आती है, डिपॉजिट्स दैट आर रीपेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। याद रखिए दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट में हमने याद रखा विड्रॉएबल ऑन डिमांड, यहां याद रखिए पेएबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ, नोन एज टाइम डिपॉजिट। दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट। तो याद रखिए दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट वो होता है जहां इट रेफर्स टू अ डिपॉजिट वेयर इन अ कस्टमर डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन सैलराइड है, उसकी 15,000 सैलरी है, उसने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला हुआ है, तो हर महीने उसने एक फिक्स्ड अमाउंट सोचा है जो वो सेव करेगा और उतना अमाउंट रेगुलरली एवरी मंथ उसके बैलेंस में से जो है बैंक खुद ही डिडक्ट कर लेगी। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट होता है। सपोज 3,000 या 2,000 या अपने हिसाब से अमाउंट डिसाइड करके रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी 5 वर्ष के लिए, 10 वर्षों के लिए हम एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में हम सबने सुना ही है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स रेफर टू अ लम सम अमाउंट। एक साथ मेरे पास 20,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, मैं सोचता हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करवा दूं, सेविंग एक साथ हो जाएगी, इस पर थोड़ा बहुत ब्याज भी मिल जाएगा। तो बैंकों के पास मैं कुछ वर्ष के लिए, कुछ सालों के लिए वो पैसा जमा कर देता हूँ लम सम अमाउंट में। महीने महीने भरने से अच्छा ये लम सम अमाउंट में बैंकों में जमा करा देता हूँ और उसके बदले में मुझे फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा कुछ सालों बाद मिल जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट्स रेफर टू अ lump sum amount deposited by a customer for a specified period of time compared to all other deposits. फिक्स्ड डिपॉजिट कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार का ये डिपॉजिट्स वाला मामला है कमर्शियल बैंक्स का। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ
डिपॉजिट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। आपने कई बार नोट किया होगा दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स अक्सर लोन देने के पीछे पड़ी होती हैं। कई बार फोन कॉल्स भी आते हैं ऐसे कि भैया लोन देना चाहते हैं, ब्याज दर कम चल रही है, आप लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। लोन देना ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का, और वो लोन देते इसलिए हैं ताकि वो लोग इंटरेस्ट कमा सकें, ब्याज आपके पास से ले सकें। जी हाँ दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये लोन दे पाती हैं क्योंकि उनके पास डिपॉजिट्स आए होते हैं। जो हमने अभी अभी पॉइंट पढ़ा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, उन डिपॉजिट से ही तो वो लोन देती हैं। तो दोस्तों याद रखिए, इट इज ऑल अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड्स विच दे हैव। कमर्शियल बैंक्स मोबिलाइज सेविंग्स एंड लेंड दीज फंड्स टू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स फॉर वेरियस पर्पस। किसी को गाड़ी लेने के लिए, किसी को घर लेने के लिए, या किसी और बिजनेस सेटअप करने के लिए वगैरह, अलग अलग पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम बैंक्स करती हैं। बेस्ड ऑन द टेन्योर, लोन्स इंक्लूड कॉल लोन्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। अलग अलग प्रकार के टाइम पीरियड के बेसिस पर ये लोन्स दिए जाते हैं। लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन्स, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज्यादा वर्षों का लोन होगा उतना ज्यादा ब्याज आपको बैंकों को चुकाना पड़ेगा, इसी से बैंकों का फायदा होगा। बिसाइड्स दिस, बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एज वेल एज डिस्काउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये अलग अलग फैसिलिटी जो है लोन्स एडवांसेस के रिलेटेड कमर्शियल बैंक्स पूरी करती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों तीसरे पॉइंट की ओर, एंसिलरी फंक्शंस। यहां दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कई अलग अलग काम कमर्शियल बैंक्स करती हैं, जिसमें दो मुख्य काम तो हमने देख लिए, जहां वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और लोन्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एंसिलरी फंक्शंस भी हैं, जहां वो ट्रांसफर ऑफ फंड्स में मदद करती है, कलेक्शन ऑफ मनी, पेमेंट कलेक्शन में मदद करती है। इसके अलावा पीरियडिकल पेमेंट्स करने में, लाइट बिल वगैरह जैसे, या मर्चेंट ट्रांजैक्शन, मर्चेंट बैंकिंग से रिलेटेड काम वगैरह करने में भी बैंकिंग हमारी मदद करती हैं। फॉरेन एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स प्रोवाइड करने में, डीमैट फैसिलिटी, शेयर बाजार वगैरह के लिए, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी हमें बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। तो इसे हम एंसिलरी फंक्शंस कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर, इसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, क्रेडिट क्रिएट करना यानी मार्केट में मनी सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कमर्शियल बैंक्स इसमें भी बहुत उपयोगी साबित होती हैं, क्योंकि इनके दो मुख्य फंक्शन है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स देना। इसी से वो सर्कुलेशन होता रहता है। याद रखिए दोस्तों, जब एक बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है, हमेशा याद रखिए वो लोन अमाउंट किसी बैंक में ही जाएगा, बैंक अकाउंट में ही ओनर के जाने वाला है, लोन लेने वाले के बैंक अकाउंट में ही वो पैसा जाने वाला है। अब हर बार याद रखिए, रूल बहुत सिंपल है, किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स में से कुछ हिस्सा हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। तो हर बैंक जो है दोस्तों ऐसे ही डिपॉजिट्स में से कुछ हिस्सा आरबीआई को देती है, जिससे क्रेडिट क्रिएट होता है। ये साइकिल जो है हर बैंक यूज करती है, हर बैंक फॉलो करती है, कंपलसरी है, गाइडलाइन है, और इसी से क्रेडिट क्रिएशन होता है। जैसे एक व्यक्ति ने लोन लिया है तो उसके बैंक अकाउंट में पैसा लोन का आ गया, अब वो जो पैसा आया है उसमें से जिस बैंक में पैसा आता है वहां से थोड़ा सा अमाउंट रिजर्व बैंक को जाने वाला है एज अ रिजर्व, और फिर आगे साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। हर बार बैंक्स को, किसी भी बैंक को हमेशा कुछ रिजर्व्स आरबीआई के पास रखने हैं, इसी से क्रेडिट क्रिएशन होता है। क्रेडिट क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स कॉन्स्टिट्यूट टू द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ बैंक। हमने पढ़ लिया कि डिपॉजिट जो है डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स ही होते हैं, इसी से बैंक्स के पास फंड्स आते हैं। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आउट ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, द बैलेंस अमाउंट इज यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स। यानी रिजर्व्स रखने के बाद जो बचता है ना, बैंक्स उसी से लोन देती हैं। दस सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द लोन्स गिवन बाय द बैंक्स। यानी जो दूसरे डिपॉजिट्स हैं लोन्स वाले, ये जो है दोस्तों रिजर्व के बाद क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों फॉर इंस्टेंस, ये एग्जांपल समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएगा। When the bank provides a loan to its customer, कोई लोन लेने आया, बैंक ने उसे लोन दिया, the loan amount is credited into the bank account of the consumer, यानी जो कस्टमर है उसके बैंक अकाउंट में लोन दे दिया गया। The bank that receives a loan amount as a deposit, अब किसी बैंक अकाउंट में तो वो पैसा आया, वो पैसा डिपॉजिट के तौर पर उस अकाउंट में आया है। तो याद रखिए, the bank that receives the loan amount as a deposit
कीप्स असाइड अ सर्टेन पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, यानी उस अमाउंट में से हर बैंक को थोड़ा सा अमाउंट साइड में रखना है आरबीआई को रिजर्व देने के लिए। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स द बैंक लेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट। दिस प्रोसीजर इज फॉलोड बाय एंटायर बैंकिंग सिस्टम, यानी फिर थोड़ा अमाउंट हर बार निकाल लेने के बाद ही आगे लोन दिया जाता है। हर एक बैंक को देश में ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, इसी से होता है credit creation. In short, commercial banks create deposits out of loans given thereby leading to credit creation. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स के आप समझ पाए होंगे। एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, जिसमें डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। इसके अलावा प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, लोन देना, लेंड करना मनी। इसके अलावा एंजिलरी फंक्शंस, बहुत सारे फंड ट्रांसफर्स में हेल्प करना। इसके अलावा डीमैट फैसिलिटी वगैरह, और आखिर में क्रेडिट क्रिएशन करना। तो इस प्रकार दोस्तों ये 4 फंक्शंस हमने आज देख लिए। हम मिलेंगे फिर एक बार किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।